सभ्यता भूवैज्ञानिक सहमति से अस्तित्व में है, बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन। इतिहासकार विल ड्यूरेंट के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वो कितनी बदलती रहती है, कितनी गतिशील है। बिल्कुल, स्थिर तो कुछ भी नहीं है, खासकर जब हम भूविज्ञान की बात करते हैं। और आज की हमारी ये जो चर्चा है वो पृथ्वी की इसी गतिशीलता के एक बहुत बहुत बड़े पहलू पर है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लगातार उत्तर की तरफ खिसकने की। जी, और भविष्य में एशिया के साथ उसकी जो एक महा टक्कर होने वाली है उसके बारे में। हाँ, और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कर्टिन यूनिवर्सिटी की रीसेंट रिसर्च पर आधारित है। प्रोफेसर जेंगजियांग ली जैसे बड़े भूवैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है और आइडिया जैसे पब्लिकेशंस में भी इसकी काफी चर्चा हुई है। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण शोध है। सुनने में ये थोड़ा शायद साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन जरा सोचिए, हर साल कुछ सेंटीमीटर, मतलब हमारे नाखून जितनी तेजी से ये जमीन खिसक रही है। हाँ, कुछ सेंटीमीटर ही। लेकिन लंबे समय में, मतलब लाखों करोड़ों सालों में, ये पृथ्वी का नक्शा, यहाँ का मौसम, यहाँ तक कि जीवन और हमारी आज की टेक्नोलॉजी, सबको कितना बदल सकता है। बिल्कुल, इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। और खासकर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये विषय बहुत जरूरी है। मतलब जियोफिजिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक सब जुड़ जाता है इसमें। सही कहा, ये दिखाता है कि पृथ्वी की सारी प्रणालियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज इसी को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं ऑस्ट्रेलिया आखिर खिसक क्यों रहा है, कितनी तेजी से, और जब ये एशिया से टकराएगा, जो कि भविष्य में होगा, तो क्या होगा। वहां के जो अनोखे जानवर हैं, कंगारू, कोआला, उनका क्या। जी, उन पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसका असर मतलब अभी आज की दुनिया में भी हमें महसूस हो रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये पूरी घटना जो है वो पृथ्वी के अंदर जो लगातार प्लेट्स हिल रही हैं उस बड़े चक्र का हिस्सा कैसे है। कोई अकेली घटना नहीं है ये। अच्छा, तो सबसे पहले तो यही बात कि ऑस्ट्रेलिया जैसा इतना बड़ा महाद्वीप हिल रहा है। हम तो नक्शे पे उसे एक जगह ही देखते हैं। ये उत्तर की तरफ जागा है, इसकी रफ्तार क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। जी, ये सच है और भूवैज्ञानिक इसे लगातार स्टडी कर रहे हैं। रफ्तार है लगभग 7 सेंटीमीटर हर साल। 7 सेंटीमीटर मतलब हमारे नाखून जितनी। हाँ, प्रोफेसर ली ने यही उदाहरण दिया था, बिल्कुल सटीक है। सुनने में बहुत कम लगता है ना, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम में देखें तो ये रफ्तार काफी है। और इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, स्थलमंडल, वो कई बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है। इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट पर है और ये प्लेट पृथ्वी के मैंटल में जो गर्मी से पदार्थ ऊपर नीचे होता है, जिसे संवहन धाराएं कहते हैं, उसकी वजह से धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसक रही है। मतलब एशिया की तरफ। जी हाँ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, जिस पर एशिया है। तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी इन प्लेट्स को चला रही है और इसे हम माप सकते हैं। ये सिर्फ अंदाजा तो नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे बिल्कुल सटीक तरीके से मापा जा सकता है। वैज्ञानिक इसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जीपीएस से? जी, दुनिया भर में बहुत संवेदनशील जीपीएस रिसीवर लगे हैं जो इन प्लेट्स की मूवमेंट को मिलीमीटर तक की सटीकता से नापते हैं। इसके अलावा वीएलबीआई जैसी तकनीकें भी हैं। वो क्या है? वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री। इसमें बहुत दूर के तारों, क्वाज़रों से आने वाले रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एकदम सटीक नापी जाती है। तो इन सब मापों से साफ पता चलता है कि हाँ, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। 7 सेंटीमीटर हर साल, मतलब हमारे पैरों के नीचे की जमीन वाकई हिल रही है। कमाल है। लेकिन अब आगे क्या? ये जो बहाव है ये आखिर कहाँ जाके रुकेगा? आपने एशिया से टक्कर की बात की थी। हाँ, यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हालांकि ये टक्कर आज से करोड़ों साल बाद होगी। करोड़ों साल? कितना? अनुमान है कि शायद 5 से 7 करोड़ साल लग सकते हैं, लेकिन भूविज्ञान के हिसाब से ये होना तय है। तय है? जी, ये पृथ्वी का जो सुपर कॉन्टिनेंट चक्र है ना, उसका हिस्सा है। प्रोफेसर ली और दूसरे वैज्ञानिक यही बताते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में ऐसा बार बार हुआ है। महाद्वीप टूटते हैं, अलग होते हैं, फिर लाखों करोड़ों साल बाद फिर से जुड़कर बड़े सुपर कॉन्टिनेंट बनाते हैं। जैसे पहले पैंजिया था। हाँ, पैंजिया। तो ऑस्ट्रेलिया का एशिया से मिलना,
ये भविष्य में एक और सुपर कॉन्टिनेंट बनने की तरफ एक कदम हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे अमेसिया या पैंजिया प्रॉक्सिमा कहते हैं। अमेशिया, अच्छा। तो जब ये दो जमीन के इतने बड़े टुकड़े टकराएंगे तो होगा क्या? सिर्फ जुड़ जाएंगे या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ जुड़ना नहीं होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त भूगर्भीय घटना होगी। इसे ओरोजेनी कहते हैं, मतलब पहाड़ बनने की प्रक्रिया। पहाड़ बनेंगे? जी। जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स टकराती हैं तो उनके किनारे मुड़ते हैं, टूटते हैं, ऊपर उठते हैं और इससे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। जैसे भारत की प्लेट जब एशिया से टकराई तो हिमालय बना। ओह, तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया के टकराने से भी एक नया हिमालय। हाँ, बिल्कुल। संभावना यही है कि भविष्य में एक नई, बहुत विशाल पर्वत श्रृंखला बनेगी। शायद आज के हिमालय जितनी ऊंची या उससे भी ज्यादा। एक नया हिमालय, ये तो मतलब पृथ्वी का पूरा नक्शा ही बदल देगा। और इसके असर क्या होंगे? असर बहुत बड़े होंगे। सबसे पहले तो ये जो नई पर्वत श्रृंखला बनेगी, ये दुनिया भर के और उस इलाके के मौसम के पैटर्न को बदल देगी। हवा और नमी कैसे बहती है, वो रास्ते बदल जाएंगे। दूसरा, इस टक्कर से समंदर की धाराओं का रास्ता भी बदलेगा और उसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ेगा। और आपने वो रिंग ऑफ फायर की बात की थी। हाँ, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जहां ये टक्कर होगी उस इलाके के आसपास एक नया रिंग ऑफ फायर बन सकता है। रिंग ऑफ फायर? हाँ, मतलब जैसे प्रशांत महासागर के चारों तरफ है। जी, जहां बहुत सारे ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। जी बिल्कुल वैसा ही। रिंग ऑफ फायर वो इलाके होते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे जाती है, जिसे सबडक्शन जोन कहते हैं। अच्छा। इन जगहों पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फटते हैं और जोरदार भूकंप आते हैं। तो इस नई टक्कर से जो सबडक्शन जोन बनेंगे, वहां भविष्य में ज्वालामुखी और भूकंप बहुत बढ़ जाएंगे। ओ, तो मतलब लगातार उथल-पुथल। हाँ, और उनसे निकलने वाली गैस, धूल, ये सब वायुमंडल पर असर डालेंगी। तेज भूकंप आए तो सुनामी भी आ सकती है। ये सब मिलकर न सिर्फ उस इलाके के पर्यावरण बल्कि पूरी दुनिया की जलवायु पर बहुत गहरा और लंबा असर डालेगा। ये तो भविष्य की एक बहुत ही उथल-पुथल वाली तस्वीर लग रही है। लेकिन इसका असर ऑस्ट्रेलिया के उन अनोखे जानवरों पर क्या होगा जो लाखों साल से दुनिया से अलग-थलग रहकर विकसित हुए हैं? कंगारू, कोआला, प्लैटिपस, इनका क्या होगा? ये वाकई में सबसे चिंता की बात है। ऑस्ट्रेलिया की जो अनोखी बायोडाइवर्सिटी है, वो इसीलिए है क्योंकि वो बाकी दुनिया से कटा हुआ था। जब वो एशिया से जुड़ेगा तो ये दीवार टूट जाएगी। इसके दो मुख्य असर होंगे। पहला तो ये कि जमीन का रास्ता खुलने से एशिया की प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया में घुस पाएंगी। बाहर के जानवर आ जाएंगे। जी, और हो सकता है कि ये प्रजातियां ज्यादा ताकतवर हों, ज्यादा तेजी से फैलने वाली हों। वो ऑस्ट्रेलिया के जानवरों जैसे मार्सुपिल्स के साथ खाने पीने या रहने की जगह के लिए मुकाबला करेंगी या शायद उनका शिकार भी करें। मतलब बाहरी प्रजातियों का हमला। ये तो अक्सर बहुत बुरा होता है स्थानीय जानवरों के लिए। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा बड़ा असर होगा मौसम और रहने की जगह, हैबिटेट में बदलाव से। वो कैसे? जैसा हमने बात की, टक्कर से पहाड़ बनेंगे, समंदर की धाराएं बदलेंगी, नया रिंग ऑफ फायर बनेगा। इससे वहां का मौसम पूरी तरह बदल सकता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी, गैसें, भूकंप, बारिश का बदलना, ये सब ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा नाजुक हैबिटेट्स को या तो खत्म कर देंगे या बदल देंगे। इसका मतलब कई जानवरों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, खासकर वो जो किसी खास माहौल पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल, जैसे कोआला हैं, वो सिर्फ खास तरह के यूकेलिप्टस के पत्ते खाते हैं। अगर वो पेड़ ही नहीं रहे मौसम बदलने से या जंगल कटने से, तो वो कैसे बचेंगे? हाँ, ये तो है। इसी तरह ग्रेट बैरियर रीफ जैसा समुद्री जीवन है, वो समंदर के तापमान और धाराओं ने जरा से बदलाव से भी बहुत प्रभावित होता है। तो क्या सब खत्म हो जाएंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कुछ जानवर खुद को बदल लें, नए माहौल में ढाल लें, या शायद नए तरह के हैबिटेट बने जहां नई प्रजातियां पनपे। लेकिन छोटी से मध्यम अवधि में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के कई जाने माने जानवरों पर विलुप्त होने का बहुत गंभीर खतरा आ जाएगा। ये एक तरह का प्राकृतिक प्रयोग होगा जिसके नतीजे हम सोच भी नहीं सकते। ये सब तो करोड़ों साल बाद की बातें हैं, लेकिन क्या ये जो धीमी रफ्तार से महाद्वीप खिसक रहा है,
इसका कोई असर हमें आज भी महसूस हो रहा है, हमारी आज की दुनिया पर? हाँ, दिलचस्प बात यही है कि ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है। इसका असर आज हमारी टेक्नोलॉजी पर पड़ रहा है, खास तौर पर जीपीएस पर। जीपीएस पर? वो कैसे? तकनीक की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो आधिकारिक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे, वो असल जमीन की पोजीशन से लगभग 1.5 मीटर यानी करीब 5 फीट गलत हो गए थे। 1.5 मीटर? इतना ज्यादा? हाँ, और इसी वजह से उन्हें अपने आधिकारिक कोऑर्डिनेट्स को 1.8 मीटर यानी लगभग 6 फीट एडजस्ट करना पड़ा ताकि वो जमीन की असली जगह से मेल खाएं। अरे बाप रे! इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं या हवाई जहाज हैं या खेती में जो सटीक तकनीक इस्तेमाल होती है, उन सब पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल, उन सभी कामों में जहां एकदम सटीक लोकेशन जानना जरूरी है, जैसे आपने कहा सेल्फ ड्राइविंग कारें, विमानों की लैंडिंग, शिपिंग, आपदा प्रबंधन, यहाँ तक कि खेती में भी, वहां अगर नक्शे या पोजीशनिंग डेटा कुछ मीटर भी गलत हो तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। सोचिए अगर एक ऑटोमेटिक कार गलत लेन में चली जाए। धीमी लेकिन लगातार चल रही भूगर्भीय गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। मतलब हमें अपने सिस्टम्स को लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। एकदम सही, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ऑस्ट्रेलिया और बाकी देशों को भी नियमित रूप से अपने जियोडेटिक डेटम यानी वो रेफरेंस सिस्टम जिससे नक्शे और नेविगेशन चलते हैं, उसे अपडेट करना पड़ता है ताकि वो जमीन की असलियत से मेल खाते रहें। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं। अच्छा, सब हिल रही हैं? जी हाँ, और इसीलिए जो ग्लोबल सिस्टम्स हैं, जैसे इंटरनेशनल टेरेस्ट्रियल रेफरेंस फ्रेम ITRF, उन्हें भी इन सारी गतियों को ध्यान में रखकर लगातार बेहतर बनाया जाता है। ये दिखाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, है तो वो पृथ्वी की मूल प्रक्रियाओं पर ही निर्भर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये सब जानकर हमें पृथ्वी के बारे में और उस पर अपने स्थान के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, ये पूरी घटना हमें प्लेट टेक्टोनिक्स की जबरदस्त ताकत दिखाती है। ये याद दिलाती है कि पृथ्वी कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक जीती जागती बदलती हुई प्रणाली है। महाद्वीप लगातार बन रहे हैं, टूट रहे हैं, खिसक रहे हैं, भले ही हमें अपनी छोटी सी जिंदगी में इसका एहसास ना हो। ये प्रक्रिया अरबों सालों से पृथ्वी के नक्शे, मौसम और जीवन को आकार दे रही है। ऑस्ट्रेलिया का एशिया की तरफ बढ़ना और भविष्य में होने वाली टक्कर, ये उसी बहुत लंबी भूगर्भीय कहानी का एक और चैप्टर है। ये दिखाता है कि बदलाव ही पृथ्वी का नियम है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन निश्चित है बहुत शक्तिशाली है और इसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। भूगर्भीय भी, पर्यावरण के लिहाज से भी, और जैसा हमने देखा टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। बिल्कुल। तो आज हमने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की ओर बहाव पर काफी गहराई से बात की और हमने समझा कि ये क्यों हो रहा है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, और रफ्तार है लगभग 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। जी, हमने भविष्य में एशिया से टक्कर के नतीजों पर बात की। कैसे नए पहाड़ बन सकते हैं, एक नया रिंग ऑफ फायर बन सकता है जो काफी विनाशकारी हो सकता है। हाँ, उसके भूगर्भीय परिणाम गंभीर होंगे। और हमने ये भी देखा कि कैसे इस टक्कर से ऑस्ट्रेलिया के अनोखे वन्य जीवों पर खतरा मंडरा रहा है। उनके घर उजड़ सकते हैं, बाहर की प्रजातियां आ सकती हैं। जी, ये पारिस्थितिकी संकट पैदा कर सकता है। और आखिर में हमने ये भी जाना कि ये धीमी गति आज भी हमारी जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी के लिए एक चुनौती है, जिसे लगातार ठीक करना पड़ता है। और हमने इस पूरी घटना को पृथ्वी की जो बड़ी प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनके संदर्भ में देखा। ये दिखाता है कि हमारा ग्रह कितना एक्टिव है और कैसे जमीन के अंदर की हलचल जीवन और तकनीक दोनों पर असर डालती है। ये चर्चा न सिर्फ भूविज्ञान, जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए जरूरी है, बल्कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए खास तौर पर काम की है। बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे पृथ्वी के अलग-अलग सिस्टम्स, जियोलॉजी, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और यहाँ तक कि हमारी बनाई टेक्नोलॉजी सब आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। आईडीआर जैसे प्रकाशन अक्सर ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स का विश्लेषण करते हैं जो मेंस के जीएस पेपर्स के लिए काफी अच्छी इंसाइट देते हैं। हाँ, ये पृथ्वी को एक समग्र रूप में समझने में मदद करती है। और ये हमें थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है ना, जी। कि जिस जमीन पर हम इतने भरोसे से खड़े हैं, वो खुद एक सफर पर है। जी, ये हमें प्रकृति का जो विशाल टाइम स्केल है और बदलाव जो हमेशा होता रहता है, उसका एहसास कराती है। और एक सवाल भी खड़ा करती है, भविष्य में इस टक्कर के और कौन से ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा ही नहीं है। हाँ, अनपेक्षित परिणाम। जी। क्या पता समुद्र के नीचे खनिजों का बंटवारा बदल जाए,
या माइक्रोब्स के लेवल पे कुछ ऐसा हो जाए जो हमने सोचा ना हो। इन सवालों के जवाब तो लगातार रिसर्च से ही मिलेंगे। वैज्ञानिकों को आज से ही इन चीजों पर नजर रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों या बस अपने इस गतिशील ग्रह के बारे में जानने में रुचि रखते हों। जी। अगर ये चर्चा पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर श्रोताओं के कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हाँ, हमें इंतजार रहेगा। हम आईडीआर और दूसरे जरूरी पब्लिकेशंस में छपे ऐसे ही महत्वपूर्ण और सामयिक विषयों पर आलोचनात्मक और ज्ञानवर्धक चर्चाएं नियमित रूप से लाते रहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।